बंगाल के एक शहर में बुजुर्ग महिला जिसका नाम शांति देवी होता है, जिसके हाथ में एक पर्चा है और उसकी तबीयत भी खराब है। वह धीरे धीरे कदमों से चलती हुई एक मेडिकल स्टोर की तरफ जा रही थी। उस स्टोर के बाहर थोड़े बहुत लोग छोटी छोटी दुकानें लगाकर बैठे हुए थे और सभी लोगों की निगाह उस बुजुर्ग महिला पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह चलते हुए भी काफ़ी ज़्यादा बीमार प्रतीत हो रही थी। धीरे धीरे कदमों से वह मेडिकल स्टोर के काउंटर तक पहुंच जाती है और वहां पर सामने जो खिड़की बनी हुई थी मेडिकल स्टोर से सामान लेने देने के लिए, वहां पर जाकर खड़ी होकर अपने हाथ से एक पुराना पर्चा निकालती है, जिस पर शायद कुछ दवाइयां लिखी हुई थी, जिन दवाइयों की फिलहाल इस बुजुर्ग महिला को ज़रूरत थी। उस पर्चे को उस खिड़की में डालती है और डालने के बाद कहने लगती है कि बेटा ये दवाइयाँ निकाल दो। इस बात को सुनने के बाद जो दुकानदार था वह फिलहाल फ़ोन पर कुछ काम कर रहा था और जैसे ही वो पर्चे को सामने देखता है तो उसके बाद बिना उस महिला की तरफ देखे हुए उस पर्चे को पढ़कर दवाइयाँ निकालने लगता है। दवाइयाँ निकालकर वह काउंटर पर रख देता है और इसके बाद उन्हें बताता है कि ये 200 रुपये की आई हैं, 200 रुपये दे दो। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला कांपते हाथों से अपना छोटा सा बटुआ निकालती है जो कि उन्होंने अपने थैले में रख रखा था और उसे निकालकर उसके अंदर से पैसे निकालने लगती है। 10-10 के 9 नोट उसकी जेब से निकलते हैं और साथ में 8 रुपये खुले पैसे थे। उन सभी को निकालकर वह काउंटर पर रख देती है और सोचने लगती है कि न जाने ये क्या सोचेगा, लेकिन फिर भी वो कह देती है कि बेटा मेरे पास अभी इतने ही हैं, कल मैं यहाँ से निकलूँगी तो आपको और पैसे दे दूँगी, फिलहाल आप मुझे इन दवाइयों को दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही वो दुकानदार जो कि उस दुकान को चला रहा था वह काउंटर पर पड़े हुए पैसों को गिनता है और गिनने के बाद देखता है कि ये तो 98 रुपये ही है। तो उसके बाद उससे कहने लगता है कि ये बुढ़िया, यहाँ पर कोई धर्मशाला मैंने खोल नहीं रखी है, अगर तुम्हें दवाई चाहिए तो पूरे पैसे दे दो वरना तुम्हें दवाई नहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर बुजुर्ग महिला उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि मुझे भी आगे हिसाब देना होता है और मैं इस दुकान का मालिक थोड़ी ना हूँ। ऐसा कहकर वह उन दवाइयों को उससे वापस रख लेता है और उस पर्चे को उसकी तरफ सरकाते हुए कहता है कि चली जाओ यहाँ से। अब बाहर जो लोग अभी तक उस बुजुर्ग महिला की तरफ निगाहें डटाए हुए थे वह भी इसको देखते हैं और देखने के बाद कुछ लोग तो इस पे तरस खाते हैं और कुछ लोग इसको देखकर हंसी का पात्र बनाने की कोशिश करते हैं कि इस बुजुर्ग महिला के पास जब पैसे ही नहीं है तो दवाई लेने के लिए यहाँ पर आ गई। महिला ने स्टोर वाले से कहा भी था कि मेरी बहू कल पैसे डाल देगी और कल मैं आपको पैसे दे दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी उसे जब वापस भेज दिया गया तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि इन लोगों का तो रोज का ही है, इसी तरह से बहाने बनाकर दवाइयां ले जाते हैं और वापस आकर पैसे देते भी नहीं है। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला शांति देवी इस बात को बुरी तरह से फील कर जाती है और अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से धीरे धीरे कदमों से निकल जाती है। लोग कुछ दूर तक तो उसे देखते हैं, लेकिन उसके बाद अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे लगभग आधा घंटा बीत जाता है और आधे घंटे बाद इसी शहर का एक मशहूर आदमी जिसका नाम विजय कुमार है और जिसकी शहर के अंदर ढेर सारी दवाइयों की दुकान है, उसने कई कंपनियों की एजेंसियां ले रखी हैं और अपने खुद के मेडिकल स्टोर खोलकर उन पर बंदे बिठा रखे हैं, जिनसे वह अच्छा खासा पैसा कमाया करता है और अपने परिवार के साथ उसी शहर के एक पोश एरिया में रहा करता है। वह अपने घर से एक मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, क्योंकि उसने अपने सभी मेडिकल स्टोर के काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं जिनके अंदर अच्छी वॉइस क्वालिटी आया करती है और साथ में सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया करता है। जैसे विजय कुमार उस मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी चेक करता है तो वह मेडिकल स्टोर वही था जिस पर कुछ देर पहले शांति देवी को धमकाकर यहां से निकाल दिया गया था और यहां पर जो ये व्यक्ति काम कर रहा था इसे अभी अभी विजय ने काम पर रखा है और इसी वजह से वह इस मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी चेक करता है कि अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जब वह इस रिकॉर्डिंग को घर पर बैठा बैठा देख रहा था तो अचानक से उसे रिकॉर्डिंग में शांति देवी दिखाई देती है और जब वह इसे गौर से देखता है तो एकदम से विजय कुमार की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसे अपनी बचपन की ढेर सारी बातें याद आने लगती हैं, क्योंकि विजय कुमार बचपन से अमीर नहीं था। बचपन में उसकी मां की मौत हो गई थी, उसके पिता प्राइवेट नौकरी किया करते थे और वो लोग एक गरीब इलाके में रहा करते थे जहां पर ज्यादातर सभी लोग गरीब थे और वहीं पर रहकर उसका बचपन बीता था। विजय कुमार जब 5 साल का था तभी उसकी मां की मौत हो गई थी और उसकी मां की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी करने का फैसला बिल्कुल मन से निकाल दिया था, क्योंकि उसने कई ऐसी बातें सुन रखी थी कि सौतेली मां बच्चों का ख्याल नहीं रखा करती और विजय कुमार के जो पिता थे वह विजय कुमार से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और वह नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से मेरे बेटे को दुखों का सामना करना पड़े और इसीलिए वह खुद नौकरी करके अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगते हैं।
हैं, लेकिन अकेला आदमी बच्चे का उस तरह से ख्याल नहीं रख सकता। तभी उन्हीं के साइड में शांति देवी नाम की एक महिला रहा करती थी, जिसका भरा पूरा परिवार था, 2 बच्चे थे, पति था, वह भी अच्छे कमाया करता था और अच्छे से उनके दिन बीत रहे थे। वह जब इस बच्चे विजय कुमार को देखती है, जिसकी 5 साल की उम्र में उसकी मां उसे छोड़कर चली गई है, तो उसके बाद वह उसके लिए मां का फर्ज निभाने लगती है। जब भी कभी उसे मौका मिला करता तो विजय कुमार को वो मां की तरह प्यार किया करती और साथ में खाने पीने के लिए कुछ भी दे दिया करती। साथ में जब भी कभी वो बीमार हुआ करता तो उसका अच्छे से अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा करती। यहां पर विजय कुमार के पिता जब ये सब कुछ देखते हैं तो वह भी कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि ठीक है शांति देवी, आप इसका ख्याल रख दो तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे तो बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। शांति देवी उसे अपने घर में ही बच्चों के साथ पाला पोसा करती है और धीरे धीरे जब विजय कुमार बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वह अपनी पढ़ाई लिखाई को करके एक नौकरी पकड़ लेता है और उसके बाद वो लोग इस बस्ती को छोड़ देते हैं। नौकरी पकड़ने के बाद वह धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करता है और उसने दवाइयों की एजेंसी लेना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में 1-2 दवाइयों की एजेंसी ली थी और धीरे धीरे करके उसके पास अब 10 से 15 दवाइयों की एजेंसी है। साथ में उसके इस शहर के अंदर काफी सारे मेडिकल स्टोर हैं, जिसपे उसने लड़के बिठा रखे हैं और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। आज अपने ऐसे ही एक मेडिकल स्टोर का कैमरा चेक करते वक्त उसे शांति देवी जी दिख गई थी और इसके बाद उसे अपने बचपन की पूरी बातें याद आ गई थी कि किस तरह से शांति देवी उस पर स्नेह किया करती और किस तरह से उसे बेटे की तरह प्यार किया करती। यह सब कुछ देखकर उसे एकदम से अपने मेडिकल स्टोर वाले उस व्यक्ति पर, जो उसने अपनी दुकान पर रख रखा है, एकदम से गुस्सा आने लगता है और वह फौरन से अपनी गाड़ी निकालता है और सीधा उस मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाता है। शाम का समय था और जैसे ही यहां पर विजय कुमार अपनी बड़ी गाड़ी को लेकर उस मेडिकल स्टोर के सामने रुकता है तो एकदम से मेडिकल स्टोर वाला भी उस गाड़ी की तरफ देखने लगता है। विजय कुमार उतरकर उस मेडिकल स्टोर की तरफ जाता है और वहां पर जाने के बाद उस मेडिकल वाले से कहने लगता है कि यह बुजुर्ग महिला जो अभी थोड़ी देर पहले यहां पर आई थी, वह कौन सी दवाई मांग रही थी। इसके बाद जो मेडिकल स्टोर वाला होता है उसका तो वो मालिक ही था, वो फटाक से उन दवाइयों को निकाल कर ला कर दे देता है और कहता है कि साहब इन्हें मांग रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से मैंने उसे यहां से भेज दिया। इस बात को सुनकर विजय कुमार को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिलहाल वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और इन दवाइयों को लेकर दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद वह अपनी गाड़ी को लेकर सीधा उस बस्ती में पहुंच जाता है जहां पर पहले वो कभी रहा करता था और वहां जाकर उसी मकान के सामने पहुंच जाता है जिस मकान में शांति देवी अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे पर ही शांति देवी बैठी हुई हैं और जिन्हें देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा बीमार हैं। इसी वजह से विजय वहां पर नहीं रुका था, क्योंकि उसे पता था कि मेडिकल इमरजेंसी कैसी हुआ करती है, हो सकता है इन्हें इन दवाइयों की सख्त जरूरत हो। विजय वहां पर जैसे शांति देवी के सामने जाता है तो शांति देवी भी उसे देखने लगती हैं। इधर विजय भी उसे देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। शांति देवी थोड़ी देर तक गौर करती है और गौर करने के बाद कहने लगती है कि विजय बेटा तू ही है क्या। अब इस बात को सुनकर विजय की आंखों से और भी तेज तेज आंसू निकलने लगते हैं और वह झट से शांति देवी जी के गले लग जाता है और कहने लगता है कि हाँ अम्मा मैं ही हूं। इसके बाद शांति देवी जब विजय को सूट बूट में देखती है और एक बड़ी गाड़ी से उतरता हुआ देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह कसकर विजय कुमार को गले लगा लेती है। थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है और इसके बाद जो विजय कुमार होता है वह अपनी आंखों के आंसुओं को पहुंचते हुए उन दवाइयों को शांति देवी के सामने रख देता है और कहता है कि ये लो अम्मा, ये रही वो दवाई जिन दवाइयों के लिए आप स्टोर पर गई थी, लेकिन स्टोर वाले ने पैसे कम होने की वजह से आपको दवाई नहीं दी थी। अब शांति देवी जब इस बात को सुनती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि यह बात विजय को कैसे पता है कि मैं दवाई लेने के लिए गई थी और पैसे कम होने की वजह से स्टोर वाले ने मुझे अपमानित कर दिया था। तो उसके बाद जो विजय कुमार है वो कहने लगता है कि अम्मा जिस स्टोर पर तुम दवाई लेने के लिए गई थी वो स्टोर मेरा ही है और उसके अंदर जो लड़का काम किया करता है वो पैसों से वहां पर काम करता है, मैं उसे तनख्वाह दिया करता हूं और उसके बाद वो काम करता है। मैं शाम के समय कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था तो अचानक से मेरी नजर आप पर पड़ी और उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया, मैं दवाइयां लेकर आपके पास आ गया। क्या कोई इमरजेंसी है जो आप इन दवाइयों को लेने के लिए गई थी? तो यहां पर शांति देवी कहती है कि हाँ बेटा ये दवाइयां मुझे लेनी जरूरी थी और मेरी बहू ने पैसे नहीं भेजे हैं। दरअसल शांति देवी के जो 2 बच्चे थे वह अब फिलहाल दूसरे शहर में काम किया करते हैं और वहां से उनके दोनों बच्चों की जो बहुएं हैं वह उनको पैसे भेजा करती हैं बारी बारी, लेकिन कभी
कभार इनकी बहुएं पैसे भेजने में देर कर दिया करती हैं। शांति देवी बीमार भी हैं और बीमारी के चलते आधे से ज्यादा पैसे तो उनकी बीमारी में खर्च हो जाया करते हैं और यहाँ पर जैसे तैसे करके वो अपना समय व्यतीत कर रही है। कई बार शांति देवी ने अपने बच्चों से कहा भी है कि मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अम्मा यहाँ पर हम लोग ही किराए पर रहा करते हैं तो आपको अपने साथ कहाँ ले जाएं, आपके लायक पैसे हम वहीं पर भेज दिया करेंगे, कम से कम आप उस घर में तो रहोगी, वो घर भी ऐसे सूना नहीं पड़ा रहेगा। इसी वजह से दोनों बच्चे बाहर रहकर कमाई कर रहे थे और यहाँ पर जो शांति देवी है वह इस घर के अंदर अपना समय व्यतीत कर रही थी। जब विजय कुमार शांति देवी की पूरी बात सुनता है और घर के अंदर का माहौल देखकर उसे समझ में आ जाता है कि शांति देवी अब मुश्किल से अपना समय व्यतीत कर रही हैं, क्योंकि समय के साथ वह काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली हैं और अब उनकी बस की इतना नहीं है कि वह अपना काम खुद से कर सके। इसी वजह से जो विजय कुमार होता है वह शांति देवी को अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है और कहता है कि माँ, तुमने मेरी भी परवरिश की थी और जितना तुम्हारे बच्चों का तुम पर हक है उतना ही हक मेरा भी है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं। इसके बाद जो शांति देवी है वह मना करने लगती है, लेकिन विजय कुमार इस बात के लिए जिद करता है और जब यहां पर विजय कुमार की गाड़ी शांति देवी के घर के सामने खड़ी हुई थी तो बस्ती के कुछ लोग और भी इकट्ठा हो गए थे और वह भी विजय को अच्छी तरह से जानते थे। जब ये लोग यहां पर देखते हैं कि विजय उसे अपने साथ ले जाना चाहता है तो वह भी उससे कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, बेशक से ले जाओ अपने साथ, क्योंकि ये काफी ज्यादा परेशान है, बूढ़ी है और अकेली रहा करती है। बीमारी के चलते कभी कभी तो ऐसा हुआ करता है कि ये दिन में काफी लेट तक अपना दरवाजा खोला करती है और हम लोगों को लगता है कि शायद आज तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। इसी वजह से जो विजय होता है वह शांति देवी से जिद करता है और उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। कुछ जरूरी सामान था उसे भी ले आता है और शांति देवी को लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद विजय कुमार के दोनों बच्चे भागकर दरवाजे पर आते हैं जब उनके पापा की गाड़ी आई है, लेकिन आज जैसे ही विजय कुमार गाड़ी से उतरता है तो उतरने के बाद फौरन से शांति देवी का दरवाजा खोलता है और बच्चे जैसे बुजुर्ग महिला को देखते हैं तो एकदम से अपने पिता से पूछने लगते हैं कि पिताजी ये कौन है। तो उसके बाद विजय कुमार बताता है कि बेटा, ये तुम्हारी दादी है। इस बात को सुनकर बच्चे एकदम से थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं। तभी विजय कुमार कहने लगता है कि क्यों बेटा, दादी के पैर नहीं छुओगे? तो इसके बाद दोनों बच्चे विजय के जाकर बुजुर्ग महिला शांति देवी के पैर छूते हैं और जैसे वो पैर छूते हैं तो इसके बाद शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अपनी एक पुरानी बात याद आ गई थी। दरअसल शांति देवी का जो बड़ा बेटा था उसको एक बच्चा हुआ था और उस बच्चे की परवरिश के लिए एक दिन जब शांति देवी खाना खा रही थी तो खाना खाते खाते उसने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा उस बच्चे के मुंह में डाल दिया था और इसके बाद वह टुकड़ा उसके गले में अटक गया था। जैसे वो टुकड़ा गले में अटकता है और बच्चा खांसने लगता है तो एकदम से बड़े बेटे की जो पत्नी होती है वह वहां पर आ जाती है और अपनी सास को खरी खोटी सुनाने लगती है। उसके बाद से उसने बच्चों को हाथ तक भी नहीं लगाया है और आज पहली बार विजय के बच्चों ने उसके पैर छुए हैं। विजय पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो वह उसे बता देती है कि इस तरह से मेरे बेटे की बहू ने ऐसे ऐसे कर दिया था। लेकिन तभी जो विजय होता है वह अपने एक बच्चे को उठाता है और शांति देवी की गोद में रख देता है। कहता है कि ये लो माँ, अब तुम इसे खिलाओगी और ये मेरा बेटा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। शांति देवी जिससे अब तक ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ पर विजय के बच्चे को देखकर वह उसे अपनी गोद में लेकर चलने की कोशिश करती है और जैसे कहे करके गाड़ी से थोड़ी दूर जाती है। तभी यहाँ पर विजय की पत्नी आ जाती है और वह भी बुजुर्ग महिला शांति देवी को देखकर इशारों में पूछने लगती है। तो विजय इशारा कर देता है कि बाद में बताऊंगा। और इसके बाद जो विजय की पत्नी होती है खुशी, वह शांति देवी की गोद से उस बच्चे को लेती है और कहती है कि अम्मा चलो आप पहले घर के अंदर चलो, उसके बाद बच्चे को खिला लेना। ऐसा कहकर वह शांति देवी को अंदर ले जाती है और इसके बाद जब पत्नी को यह पता चलता है कि शांति देवी वही महिला है जिसने उसके पति को पाल पोस कर बड़ा किया था, तो एकदम से वो अपने सर पे पल्लू रख के शांति देवी के पैर छूती है और कहती है कि अम्मा मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके बेटे की बहू हूं। इसके बाद शांति देवी वहां पर आराम करने लगती है और जैसे विजय के पिता यहां पर आते हैं तो वो शांति देवी को पहले से जाना पहचाना करते थे और विजय उन्हें भी बता देता है कि इस तरह से परेशान थी तो मैं अपने साथ ले आया। पिता को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वह शांति देवी के पास आकर कहने लगते हैं कि शांति जी आप आराम से यहाँ पर रहो, ये भी आप ही का घर है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे विजय उठता है तो उठने के बाद दोनों पति पत्नी शांति देवी और अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि विजय अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह उठकर पिता का आशीर्वाद तो पहले ही लिया करता था, लेकिन अब जब शांति देवी आ गई है तो वह उसका भी आशीर्वाद लेने लगता है। इसके बाद वह शांति देवी से अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है तो शांति देवी कहती है कि बेटा कहाँ जाना है? तो वो कहता है कि बस आप चलो, आप सवाल जवाब मत करो क्योंकि मुझे कुछ काम है और वो काम आपके साथ ही पूरा हो सकता है। इसके बाद जो शांति देवी होती है वह विजय की बातों को सुनकर चुपचाप उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। विजय भी उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सीधा उसी मेडिकल स्टोर पर ले जाता है जहां पर एक दिन पहले कुछ लोग उसको
उसको हीन दृष्टि से देख रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो इनका रोज रोज का हो गया है। वहां पर जाने के बाद जब विजय कुमार के साथ शांति देवी उतरती है तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और ये जो स्टोर वाला होता है ये भी उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। वहां जाने के बाद जो विजय कुमार होता है वह स्टोर वाले को धमकाने लगता है, कहता है कि यही है ना वो महिला जिससे तुमने वापस भेज दिया था, दवाई नहीं दी थी, लेकिन आज से मेरे स्टोर का एक रूल बदल रहा है और यहाँ पर जो भी कोई जरूरतमंद बुजुर्ग व्यक्ति अपनी दवाई लेने के लिए आता है, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, तुम्हें उसे दवाई देनी होगी। ये सभी बातें विजय कुमार बाहर खड़ा होकर जोर जोर से उस व्यक्ति से कह रहा था जो उसने अपने स्टोर पर काम करने के लिए रख रखा था, और कहता है कि आज के बाद ये रूल फॉलो करना है और अगर कहीं से भी मैंने ये बात सुन ली तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने वैसे ही कल मेरी मां के साथ इतना बुरा किया था जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यह बात सुनकर जो स्टोर पर काम करने वाला व्यक्ति होता है वह विजय कुमार के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि सर मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था ये आपकी मां है। इधर वहां पर जो छोटे मोटे दुकानदार और भी छोटा मोटा सामान लेकर बैठे हुए थे वह भी ये बात देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति की मां इतने साधारण तरीके से क्यों। उसके बाद विजय कुमार शांति देवी को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन यह बात चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है कि उस स्टोर वाले ने बुजुर्ग लोगों के लिए और जरूरतमंदों के लिए दवाई फ्री कर दी है, जबकि वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर है। इस बात को सुनने के बाद कुछ न्यूज वाले विजय कुमार के पास जाते हैं और वहां पर जाकर पूछने लगते हैं उस कहानी को जिस कहानी की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो विजय कुमार अपनी पूरी कहानी एक न्यूज इंटरव्यू में सुनाता है और जब लोग इनकी पूरी कहानी को सुनते हैं तो सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है। वहीं पर शांति देवी का भी इंटरव्यू लिया जाता है, वो भी बचपन की बातों को बताती हैं और जब शांति देवी का इंटरव्यू लिया जाता है तो वह इंटरव्यू उनके बेटों तक भी पहुंच जाता है और जब बेटे देखते हैं कि माँ तो एक बहुत बड़े घर में आलीशान तरीके से रहा करती है तो उसके बाद बेटे अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब दोनों बेटे माँ से मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ पर माँ शांति देवी उनसे कह देती है कि बेटा आराम से अपनी जिंदगी को जियो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहने लगते हैं कि माँ आप यहाँ पर क्यों रह रही हो, आप ऐसा करो हमारे साथ चलो, हमारे साथ रह लेना। लेकिन तभी शांति देवी कहती है कि बेटा अब जब मेरी जिंदगी बदल गई है तो तुम लोगों को अपने साथ रखने की पड़ी है। जब मैं तुमसे कहा करती थी कि मुझे अपने साथ रख लो तो तुम कहा करते थे कि माँ जगह नहीं है, हम लोग वैसे ही यहाँ पर परेशान रहा करते हैं। ऐसा कहकर माँ उनसे जाने के लिए कह देती है और इसके बाद जो विजय कुमार होता है वह इन सभी बातों को खड़ा खड़ा सुन रहा था और कहने लगता है कि माँ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा कुछ भी नहीं है, लेकिन विजय कुमार समझ गया था कि इसके बेटे अच्छे से पैसे नहीं कमाया करते और इसी वजह से अपनी माँ की देखभाल रखने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से विजय कुमार उसके दोनों बेटों को अच्छे अच्छे रोजगार दिला देता है जिन रोजगारों पर रहकर वो अच्छे से काम किया करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। शांति देवी विजय कुमार के घर में रहा करती है एक परिवार के सदस्य की तरह और उसके बच्चे उसके साथ ही खेला कूदा करते हैं। शांति देवी के बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं, उनका रोजगार अच्छे से चलने लगता है तो वो लोग अपना घर बना लेते हैं अच्छा सा और उस घर के अंदर अपनी माँ को मनाकर अपने साथ एक बार ले जाते हैं। कहते हैं कि माँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चल चलो, उसके बाद बेशक से वापस आ जाना। और इसके बाद शांति देवी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और वहां पर वो भी अच्छी तरह से उसकी देखभाल किया करते हैं। शांति देवी कभी विजय के यहाँ पर रहा करती है तो कभी अपने और बच्चों के साथ रहा करती है। विजय भी बार बार शांति देवी को अपने पास बुलाया करता है तो उसके बच्चे भी बार बार उसे अपने पास बुलाया करते हैं। सभी लोग मिलजुल कर खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।